साबित खूनी जमीन। राहुल जेल की सलाखों के पीछे 4 साल से कैदी बनकर रह रहा था, लेकिन उसका कसूर क्या था? आज उसकी सुनवाई होनी थी, इसलिए राहुल कोर्ट रूम में 4 हवलदारों और एक पुलिस वाले के साथ जा रहा था। इसी बीच राहुल कुछ सोच रहा था और अपने आप को कोस रहा था कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। पर राहुल ऐसा क्या सोच रहा था? दोस्तों, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल जज के सामने खड़ा है। राहुल की तरफ राहुल का बचाव करते हुए वकील जज साहब से कहता है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ था राहुल वहां नहीं था, परंतु इसके विपरीत दूसरा वकील बार बार जज के सामने यही चिल्ला रहा था कि इन सब कारनामों और गलत कामों के बीच राहुल का पूरा हाथ है। तभी जज साहब दोनों वकील से इस मामले के बारे में जानने के लिए चिल्ला पड़ते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। पूरी कहानी राहुल के मुंह से सुनी जाए, तभी कुछ फैसला आगे बढ़ सकता है। तब राहुल अपनी पूरी कहानी जज साहब के सामने रखता है। राहुल बताता है कि आज से 4 साल पहले मैं और मेरे 3 दोस्त पिकनिक मनाने के लिए शिमला गए हुए थे। वहाँ की हरी भरी वादियाँ मेरे को और मेरे दोस्तों को बहुत लुभा रही थी। हम चारों लोग बड़े ही खुश थे और पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। मेरे तीनों दोस्तों में से एक का नाम दीपक और दूसरे का नाम सोनू और तीसरे का नाम जगेंद्र था। हम चारों लोग शिमला के एक खूबसूरत होटल में रुके हुए थे। हमने अपना सारा सामान उस होटल में रख रखा था और 3 दिन की पिकनिक मनाने के उद्देश्य से वहां पर रुके थे। अभी हमारा पहला ही दिन था। उस होटल में हमारा सामान रखा हुआ था और हम पहले ही दिन शिमला की हसीन वादियों को देखने के लिए निकल पड़े थे। वहाँ की झीलें और वहाँ के हरे भरे पेड़ पौधे और पहाड़ हमें बहुत लुभा रहे थे। छोटे छोटे घर और वहाँ के लोग हमें बहुत अच्छे लग रहे थे। हम लोग घूमते घूमते एक ऐसे घर के पास पहुँचे जहाँ पर हम अपने आप को रोक नहीं पाए और उस घर में थोड़ी देर के लिए रुक गए। इसी बीच वहाँ पर बर्फबारी भी होने लगी। अब तो जाने के लिए हमारा इरादा पूरा बिगड़ गया। बर्फबारी काफ़ी देर तक होती रही। तभी मेरी नज़र उस घर में काम करने वाली एक लड़की पर पड़ी जो बेहद ही खूबसूरत थी। मैं उस लड़की को एकटक घूर घूर के देखते ही रहा। तभी दीपक मेरी तरफ देखकर बोलता है कि अबे राहुल, तू उधर क्या देख रहा है? इधर देख, कितनी सुंदर बर्फबारी हो रही है। ऐसी बर्फबारी हमारे यहाँ नहीं होती है। मैं तो पहले ही बार बर्फ गिरते हुए देख रहा हूँ। लेकिन दीपक ने मेरी तरफ देखकर फिर से जवाब दिया, राहुल तुझे क्या हो गया है? तू उधर देख क्या रहा है? आखिर मैं भी तो देखूं। तभी दीपक भी उस लड़की की तरफ देखने लगा। इधर सोनू और जगेंद्र भी हम दोनों को इस तरह से देखते हुए चौंक गए थे। खैर, इतने में ही 2 घंटे के अंदर बर्फ गिरना बंद हो गई थी। अब हम चारों लोग अपने होटल की तरफ बढ़ने लगे थे। हम लोग अपने होटल आ गए, पर मेरा मन अभी भी उस खूबसूरत लड़की की तरफ आकर्षित हो रहा था। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि काश मैं उसके पास जाकर अपने प्यार का इजहार कर सकूं। पर मेरे तीनों दोस्तों के दिमाग में क्या चल रहा था, इसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं थी। दूसरी रात को हम सब अपने होटल में खाना खाकर सोने चले गए। तकरीबन रात का 1 बजा होगा। मैं भी गहरी नींद में सो रहा था और इधर मेरे तीनों दोस्त भी गहरी नींद में सो रहे थे। इस तरह से हम चारों ने वहाँ पर पिकनिक का पूरा मज़ा किया और फिर लौटकर अपने गांव आ गए। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। मेरा मन शिमला से वापस आने का नहीं था। मैं बार बार और हर बार इस लड़की के बारे में सोच रहा था। लेकिन अपने गांव आने के बाद पता नहीं कैसे मेरे तीनों दोस्तों के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले दीपक को वह लड़की रोज़ रात को दिखाई देती थी। एक दिन दीपक कहीं जा रहा था, तभी अचानक ऐसा लगा कि पीछे से जगेंद्र ने उसे आवाज़ दी है। वह जैसे ही पीछे पलट कर देखता है, उसे पीछे कोई भी नज़र नहीं आता। दीपक ने मुझे बताया कि वह लड़की रोज़ मेरे सपने में आती है, जिसे मैं देखता हूँ कि उस लड़की को 6 हिस्सों में काटा गया है, जिसमें उसके 2 हाथ अलग हैं, गर्दन अलग है, दोनों पैर अलग हैं,
परंतु दीपक के बताने का तरीका ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ छुपा रहा है। दीपक बहुत डरा डरा सा रहने लगा था, लेकिन वह क्या छुपा रहा था यह मुझे नहीं पता चला। दूसरे ही दिन मुझे पता चला कि दीपक की पंखे से लटक कर मौत हो गई है। मैं इस बात से अनजान था कि आखिरकार दीपक को वह लड़की इस तरह से क्यों दिखाई पड़ रही थी। दीपक को मरे हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि मेरे दूसरे दोस्त गजेंद्र के ऊपर भी ऐसे ही घटनाएं घटित हुई। गजेंद्र ने देखा कि उसके घर के सामने एक चिता जल रही है और उस चिता में से लपटें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही है। गजेंद्र यह देखकर चौंक जाता है। वह तुरंत उस चिता की तरफ भागता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वह तुरंत मुझे फ़ोन करता है। मैं उसके घर जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तभी गजेंद्र को वह लड़की नज़र आती है। उसका सर फटा हुआ है। तभी मुझे कुछ होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आत्मा मेरे अंदर घुस गई है। मैं पास में पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाता हूँ और गजेंद्र के 6 टुकड़े कर देता हूँ। पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिरकार हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे इस तरह से करता हुआ देखकर वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मैं तुरंत वहाँ से भाग जाता हूँ। मेरे हाथ अब खूनी हाथों से रंग गए थे। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे अंदर अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया। ऐसा लगा जैसे मानो कोई आत्मा मेरे अंदर घुस गई हो और वह मुझे यह सब करवा रही हो। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वह छानबीन करने लगती है, लेकिन मैं उनकी पहुँच से बहुत दूर जा चुका था। इधर मेरे दोनों दोस्तों की मौत हो चुकी थी, इसलिए मैं घबराता हुआ सोनू के पास जाता हूँ और सोनू को सारी बात बताता हूँ। सोनू पहले तो हड़बड़ाहट में अपने कपड़े पैक करके कहीं जाने की योजना बना रहा था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो उसके पैर थर थर कांपने लगे। तो मैंने उससे पूछा कि सोनू तुझे ऐसा क्या हुआ है, तू इतना डर क्यों रहा। तब सोनू बताता है कि आज रात मैंने उस लड़की को सपने में देखा था और वह मेरे को बोल रही थी कि जिस तरह से मैंने दोनों दोस्तों को मारा है, इस तरह से तुम भी नहीं बचोगे। आखिर माजरा क्या था, मैंने सोनू से पूछने की पूरी ताकत लगा दी। तब ऐसे में सोनू डरता हुआ मुझे सारी कहानी बताता है। जिस रात हम लोग अपने होटल में आए थे, तकरीबन रात का 1 बजा था। तुम गहरी नींद में सो गए। तब हम तीनों यानी गजेंद्र, मैं और दीपक उस लड़की के घर जाते हैं और उस लड़की के साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं, क्योंकि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखकर हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम तीनों ने तुमको बिना बताए उस लड़की के पास जाने का विचार बना लिया और हमने बारी बारी से लड़की के साथ बहुत गलत किया, जिसकी वजह से उस लड़की की वहीं पर मौत हो गई। और यह देखकर हम लोग बहुत डर गए, कहीं कोई हमको देख ना ले। इस डर की वजह से सोचने लगे कि अब इस लड़की का क्या करें। तो ऐसे में हमने उस लड़की के 6 टुकड़े करके उसके घर के थोड़ा दूर एक खाली ज़मीन में ले जाकर दफन कर दिया और जल्दी से वहाँ से निकलकर होटल में तुम्हारे साथ सोने का नाटक करने लगे। तो राहुल के सामने सोनू ने पूरा सच उगल दिया। अब राहुल लड़की की मौत की सच्चाई को जान चुका था, जिसकी वजह से वह अंदर से टूट गया था। अतः उसने कहा कि तुम तीनों ने मिलकर उस लड़की के साथ बहुत गलत किया, जिसका अंजाम आज तुम लोग भुगत रहे हो। और सबसे बड़ी गलती तुमने मेरे साथ करी। यदि उस रात अगर तुम तीनों मुझे बता देते तो शायद मैं तुम तीनों को वहां जाने से रोकता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और मेरे पीठ पीछे तुमने इतनी बड़ी गलती को अंजाम दे दिया। राहुल फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि जरा सा भी उस लड़की के बारे में तुमने नहीं सोचा। तभी सोनू राहुल से कहता है कि मुझे बचा लो, नहीं तो वह लड़की मुझे मार डालेगी। ऐसे में राहुल बोलता है कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और जिस तरह से गजेंद्र और दीपक की मौत हुई है, इसी तरह से तुम्हारी भी मौत होनी चाहिए। तुम जिंदा रहने के लायक नहीं हो। तुम लोगों की वजह से मेरे हाथ खून से रंग गए हैं। दीपक की मौत मेरे हाथों हो गई है। तभी सोनू राहुल को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी अचानक लड़की की आत्मा सोनू को उसी आरी से काट देती है जिस आरी से उस लड़की को मारा गया था। तो इस तरह से जज साहब ने
राहुल के मुख से इस कहानी को सुना और यह निर्णय लिया कि इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है। राहुल बेकसूर है क्योंकि उसने अपने दोस्त को जानबूझकर नहीं मारा है। अतः इस तरह से राहुल निर्दोष साबित होता है। और वैसे भी राहुल अपने हिस्से के 4 साल की सज़ा पहले ही काट चुका था, जिसकी वजह से राहुल को जेल से रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद लड़की की आत्मा को शांति दिलाने के लिए राहुल उसी जगह पर जाता है और उसकी अस्थियों को ज़मीन से निकालकर चिता पर दहन कर देता है। ऐसे ही थ्रिलर और मिस्टीरियस कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।